अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय। हमारी जो क्लासरूम लेक्चर्स में आज बेसिक फिजिक्स पे बात हो रही है, उसमें हमने पिछले 2-3 दिनों से फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर को डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ वेरियस फिनोमिनास को हम कम से कम या कम से कम फिनोमिना से हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे बेसिक लॉज से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारी जो वेरियस फिनोमिनाज हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऊपर से ऑब्जेक्ट्स जो नीचे आते हैं तो हमने बोला ये ग्रेविटेशन के कारण आ रहा है। समंदर से जो लहरें उठती हैं, टाइड्स, वो कैसे होती हैं, वो भी हमारी ग्रेविटेशन की वजह से होती है। जो ऑल प्लैनेटरी मोशन, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से होते हैं। और बहुत सारे फिनोमिनाज, नेचर के फिनोमिनाज को हमने एक्सप्लेन किया बाय अ सिंगल फिनोमिना, that is gravitation, that's gravity, right? And today I want to make it summarize. मैं इस पूरा जो हमने 4 दिनों में डिस्कस किया क्लासरूम में, उसको मैं यहां पर एक समराइज करूंगा, कंक्लूड करूंगा कि हमें जो बेसिक चीज है, what are the important points which we have to remember that are very important for us। और इस तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, जो मैंने ऑलमोस्ट आपको पूरे 4-5 दिन में जितना मैंने बताया उसका मैं एक आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए हमने बेसिक बोला कि जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो हमारे पास जो बात हो रही थी फंडामेंटल फोर्सेस की, तो फंडामेंटल फोर्सेस में हमारे पास देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और पहला जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्स है, दैट्स आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। That's our gravitational force. Gravitational force. And the second one is electromagnetic force. Electromagnetic force. और उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट में हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेट मी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बोला था कि ग्रेविटी का जो फोर्स है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, पहली इंपॉर्टेंट चीज है, वेन एवर देयर इज अ मास, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास होगा तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है? तो बेसिक चीज हमारे पास मास होना चाहिए। एक मास के बाद, जब दो बॉडीज के पास मास होगा और वो मास, एक मास दूसरे मास को अपनी ओर खींचता है, देयर इज अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मास के कारण रखता है। और मैंने बोला था कि हमेशा व्हेनेवर देयर इज अ मास, देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये हमेशा क्या रहता है? ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। यानी जब भी मास होगा, दो बॉडीज के दरमियान मास होगा, और हमेशा याद रखना है कि ये अट्रैक्टिव होता है, ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। पहली इंपॉर्टेंट चीज, किसके कारण लगता है? मास के कारण। जब हमारे पास मास होगा तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जब हमारे पास मास होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था कि अट्रैक्टिव होने के साथ में ये एक दूर दूर तक लगने वाला फोर्स होता है। जैसे मून एंड अर्थ और प्लैनेटरी जो प्लैनेट्स होते हैं, उनमें आपस में ये फोर्स लगता है, तो ये दूर दूर तक लगने वाला फोर्स होता है। और इसको हम बोलते हैं, इट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। और साथ साथ में लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स होता है। और उसके बाद में मैंने बोला था, वेन एवर देयर आर 2 मासेस, सपोज हमारे पास एक मास है, इसका मास है m1 और दूसरा मास है और इसका मास है m2, और इनके दरमियान लगने वाला फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, और इनके दरमियान जो दूरी होती है, सपोज वो डिस्टेंस r है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? यानी एक मास दूसरे मास के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, हाउ मच इज दैट मैग्नीट्यूड, एंड वो हमने
आपको बताया था, उसकी जो फॉर्मूला थी वो थी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस दैट इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशन दैट इज इक्वल टू जी इज कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो यहां पर इसको मैं नोट भी कर सकता हूं. इट इज a universal gravitational constant, universal gravitational constant, universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is its value and you have to remember it. This is very important. आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब हम इस पर न्यूमेरिकल आगे करेंगे तब हम इसका वैल्यू हमें फिट करना आना चाहिए. चलिए, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या बोली? ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स है. फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है. पहला इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या याद रखेंगे? whenever there is a mass there is a gravitational force and gravitational force is always attractive in nature and it's a long distance force. वो दूर दूर तक बॉडीज के दरमियान लगने वाला फोर्स होता है. और कितना होता है? whenever there are two masses, how much is the gravitational force? And that gravitational force is F is equal to G, that is G m1 into m2 divided by r square, and r is the distance between the two masses, right? And it one more point which we have discussed, that it is inverse to the radius. जब हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे और फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम रेडियस को डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. तो इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, तो सेम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ग्रेविटेशन के बारे में याद रखने हैं. अब इसी मास के ऊपर पहले हमने बनाया था, दुनिया में एक ही फोर्स है, दैट इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. और जब प्रॉब्लम हुई, जैसे कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई ग्रेविटेशनल फोर्स से, बहुत सारे फिनोमिना को हमने डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना भी हैं जो हमें ग्रेविटेशन की वजह से एक्सप्लेन नहीं हुए, तो हमें और एक फोर्स बनाना पड़ा, एंड दैट फोर्स इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. कहां पर प्रॉब्लम हुई? जैसे अगर मैं यहां इस चाक से इस बोर्ड पर लिखता हूं तो ये चाक इससे चिपक जाती है, ये नीचे नहीं आती. अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन ये नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं आता है. और जैसे हम मास के ऊपर, जैसे हमारे पास कॉम्ब होता है, कंगा होता है, जब हम उसको रब करते हैं तो उसके बाद में वो कागज के पीसेस को ऊपर उठाता है, तो वो भी ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाया. तो हमें सोचना पड़ा कि दुनिया में और एक फंडामेंटल फोर्स है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको क्लास में बताया है, इफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकॉज ऑफ मास बट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसी मास पर और एक प्रॉपर्टी हो जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, और वो चीजों को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है. ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, ग्रेविटेशन मास की वजह से होता है. और उसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्टिव इन नेचर है. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है? ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, एज वेल एज रिपल्सिव. और आप लोगों ने याद किया होगा, जब प्लस और प्लस आपस में आ जाते हैं तो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जब अनलाइक चार्जेस प्लस एंड माइनस पास में आ जाते हैं देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लगता है. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. एंड व्हेन दिस चार्ज इज एट रेस्ट, जब स्टेशनरी होता है तब डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. और जब ये यही चार्ज मूव करने लगता है, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, देन it produces magnetic field. So when it is in motion it produces
magnetic field. So whenever there is charge, there is electric field and there is magnetic field. That is why magnetism is associated with the charge. That is why the name is electromagnetic force. They are inseparable. जब चार्ज होगा तभी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को ये दिखाएगा, और चार्ज नहीं होगा तो ऐसा नहीं है. तो ये पहले जब अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, और इनके दरमियान कितना फोर्स लगता है, हाउ मच इज द फोर्स, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ, जिसको आप कोलम फोर्स बोलते हो, एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम. और वो फोर्स लगता है, वो लगता है के इज कोलम कांस्टेंट, एंड इट इज Q1 Q2 by R square. K Q1 Q2 by R square, where K is constant known as Coulomb constant, and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Newton meter square per Coulomb square. It also follows inverse square law. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स, जो मैंने इसमें बताया है, सेंटर टू सेंटर लगने, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स लगने वाला फोर्स होता है ये. तो ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स होता है. इट इज ऑल्सो ए लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स. इट इज ऑल्सो ए लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, राइट. ओके, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज वीकर देन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 to the power 36 times, 10 to the power 36 times stronger than gravitational force. This is very important point. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है. कितना? 10 to the power 36, यानी 10 के बाद 36 जीरोस इतने लगे, इतने तभी हमारे कागज के पीसेस कौन की वजह से ऊपर उठते हैं, और इसीलिए ये चाक नीचे नहीं गिरता, चिपक जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दीज आर द टू फंडामेंटल फोर्सेस फिलहाल जो हमने डिस्कस किए हैं, फंडामेंटल फोर्सेस. और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि जो यहां पर हमने कंसेप्ट बनाया, जो कंसेप्ट हमारे फिजिक्स में बनाया गया, वो ये चीज बनाई गई कि जो प्लस एंड प्लस होते हैं, जैसे प्लस एंड प्लस होते हैं, वो रिपेल करते हैं. ये कंसेप्ट बनाया गया, और प्लस एंड माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं. तो अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे, खाली एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से. लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, तब हमें सोचना पड़ा कि नहीं, ऐसा अगर है, प्लस और प्लस ऐसा अगर आपस में पास होते हैं, तो जब ये न्यूक्लियस एटम की बात हम करेंगे, एटम की बात, और जब हम एटम की बात करते हैं तो वहां पॉजिटिव चार्जेस सेंटर पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो वहां क्वेश्चन मार्क ये खड़ा हो गया कि अगर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ये चीज बोली कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, तो हाउ दिस न्यूक्लियस इज स्टेबल व्हेन देयर इज पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. तो अगर सेंटर पर पॉजिटिव चार्जेस बैठे हुए हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने तो बोला कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं और वो बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं. तो देन हाउ इज दिस पॉसिबल दैट दिस nucleus is stable when the positive charges are concentrated at the center, और वो एक साथ में कैसे बैठे हुए हैं? तो ये क्वेश्चन पैदा हुआ, ये क्वेश्चन दिमाग में आया. फिर ऐसा बोला गया, नहीं, दुनिया में खाली ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी एक स्ट्रांग फोर्स है, और उसका नाम रखा गया न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स में उसका नाम दिया स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. तो हमें और एक फोर्स के बारे में सोचना पड़ा, और आप लोग इस बात के लिए, मैंने पहले ही बोला कि हम दुनिया में, तो साइंटिस्ट क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि दुनिया के मैक्सिमम फिनोमिना, नेचर के मैक्सिमम फिनोमिना जो है, वो एक या दो फोर्स से हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं. अगर सक्सेसफुल हुए तो उतने रखते थे, लेकिन जब वो नाकामयाब हो जाते थे, फेल हो जाते थे, तब हम वो तीसरे फोर्स के बारे में, दूसरे फोर्स, फिर तीसरे फोर्स, फिर चौथे फोर्स के बारे में उनको सोचना पड़ा. और इस तरह से उन्होंने और एक फंडामेंटल फोर्स का आविष्कार किया, और उन्होंने बोला नहीं, दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी एक बड़ा फोर्स है,
और वो बड़ा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताया गया। अब क्या खास बात है इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में बैठे हैं ऐसे, इनके बीच में इनमें लगने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये एक दूसरे से चिपके होते हैं। अब क्या बात होती है कि इनके बीच में और एक पार्टिकल न्यूक्लियस और एक पार्टिकल बैठता है और उसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है उसका? न्यूट्रॉन। पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान और एक पार्टिकल है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अब इसमें चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। कितना? ये होता है 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ये होगी। इसीलिए अब क्या होता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक न्यूट्रॉन आता है, और उनकी स्पेसिंग हो जाती है, यानी जगह बन जाती है। और जगह बन जाती है तो ये रिपल्सिव फोर्स इन पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मान लो बिल्कुल ऐसा होता है कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स नहीं है, ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स, और ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर पर ये काम करते हैं। अब कंसेप्ट क्या बना कि ये एक, अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है, इन दो प्रोटॉन्स के बीच में हमारे को मिला एक न्यूट्रॉन। अब इनकी स्पेस दोनों के दरमियान, और ये रिपल्सिव नहीं हो जाते हैं। और ये न्यूट्रॉन क्या काम करता है? ये न्यूट्रॉन एक फेविक्विक, इनको जोड़ के रखने का काम करता है, फेविक्विक का काम करता है, और इनको जोड़ के रखता है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं रहते, तो ये होते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जैसे ये चार्ज डिपेंडेंट है, प्लस एंड माइनस, माइनस एंड प्लस, बट हियर इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देयर इज प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एक अट्रैक्टिव फोर्स ही काम करता है, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये चार्ज डिपेंडेंट होता है। तो ये बात इसमें आपको मन में बिठानी है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो ये हमें, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो अब हमने क्या कर दिया कि हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तीसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और इन तीनों से हम फिलहाल काम चलाते थे। लेकिन फिर और एक फंडामेंटल फोर्सेस का हमें आविष्कार करना पड़ा कि नहीं, दुनिया में खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है, खाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर और एक फोर्स है, दैट इज न्यूक्लियस के रिलेटेड ही एक और फोर्स है, दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर हम इसको समराइज करेंगे, हमने आज के लेक्चर में क्या कंक्लूड किया? अगर ग्रेविटेशन की बात होगी तो मास के कारण है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कीजिए तो वो चार्ज के कारण है। तो पहली बात, ग्रेविटेशन मास के कारण, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर। तीसरा, लॉन्ग डिस्टेंस, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू मासेस, दैट इज g m1 m2 by r square, where g is universal gravitational constant, its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। और ये जो है ये वीकेस्ट फोर्स यानी सबसे कमजोर फोर्स माना जाता है हमारे यूनिवर्स का। ये हमारे पास एक फंडामेंटल फोर्स हो गया। तो हमारे पास जो दूसरा फंडामेंटल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैंने 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको। एक ये कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नंबर 2, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मैंने बोला 10 to the power minus 15 मीटर के अराउंड ये। और तीसरा, ये अट्रैक्टिव होता है, तीनों पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव होता है, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये हमने न्यूक्लियर फोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रांग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं
किस फोर्स की? अब हम बात करते हैं फोर्स की बात, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो बच्चे, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में लगने वाले फोर्स की बात करते हैं, तो उसमें वहां पर जो न्यूक्लियंस होते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन होता है, हमारे पास दूसरा पार्टिकल जो